जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन always here and watching Alvila of years after Muslim personal law and Pakistan constitution पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन इसका डिस्कस करना है। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कांसेप्ट ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ बेसिकली है क्या, इसका ओरिजिन क्या था, कहाँ से जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं, और इंटरनेशनल लॉ की जो है वो बेसिस डिफरेंट कौन कौन सी हैं, इस चीज़ पे हमने आज का क्वेश्चन करना है। मीनवाइल आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉज पेंडिंग थे वो साथ साथ मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ। जीमेल्स का थोड़ा सा इशू आ रहा है, कल वाले लेक्चर्स में हम नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह प्रीवियस और आज की सारी करके इंशाल्लाह कोशिश होगी सारी आपको रात तक सेंड कर दें। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ को। तो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। अच्छा, एक तो वो लॉ है जो कि इंडिविजुअल्स के आपस के जो रिलेशंस हैं उनको डील करता है। लेट्स सपोज आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान में रहते हुए ए जो है वो बी का कत्ल कर देता है, तो ए और बी के दरमियान ये जो झगड़ा हुआ है, ये जो मामला हुआ है जिससे बी का इंतकाल हो गया, अब ए और बी की फैमिली ऑब्वियसली एक लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इन दोनों को कौन डील करेगा? ऑब्वियसली आपका जो स्टेट का लॉ होगा, पाकिस्तान का जो लॉ होगा, यानी पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो इसको डील करेगा, उसके तहत जो है वो सारे मामला चलेंगे। इसी तरह इंडिया के अंदर आप चले जाएं तो वहां पे अगर जो है दो लोगों की कोई लड़ाई हो जाती है तो उसको कौन टैकल करेगा? ऑब्वियसली इंडियन लॉ करेगा। इसी तरह अमेरिकन, ब्रिटिश एटसेट्रा सारे ममालिक के अंदर अगर विद इन द कंट्री कोई मसला होता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए ऑब्वियसली आपका स्टेट का कोई अपना लॉ मौजूद होता है, उसके तहत आपके मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन लेट्स सपोज मामला जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का है, अब इस पे ना तो पाकिस्तान का लॉ लागू होगा ना इंडिया का लॉ लागू होगा। सॉरी, फिर क्या होगा? फिर इसमें ऑब्वियसली हमें कोई ऐसी बॉडी चाहिए होगी जो इन दोनों ममालिक के ऊपर हो, तो वो होगा इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि डिफरेंट स्टेट्स के आपस में जो मामला हैं या डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो आपस में मामला हैं, या इंडिविजुअल्स का अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई मामला होता है तो उसको टैकल करने के लिए, डील करने के लिए जो लॉ हमारे पास मौजूद है उसको आप इंटरनेशनल लॉ के तौर पे लेते हैं। कहते इट इवॉल्व्ड फ्रॉम एंशियंट ट्रीटीज एंड कस्टम्स। क्वेश्चन रेज होता है, आप पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। आप पार्ट 1 में चले, पार्ट 1 के अंदर जो है वो आप वर्ल्ड लीगल सिस्टम में चले जाएं। वर्ल्ड लीगल सिस्टम के अंदर आप स्पेसिफिकली रोमन लीगल सिस्टम को उठा लें। रोमन लीगल सिस्टम पे क्यों गया हूं मैं? क्योंकि रोमन लीगल सिस्टम के टाइम पे कोई भी लॉज जो है वो क्लियर कट मौजूद नहीं थे, रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं थे, कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद नहीं थे। तो उस टाइम पे फैसले कैसे हुआ करते थे? उस वक्त के जो भी मौजूद कस्टम्स हुआ करते थे, उस टाइम के मौजूद जो भी जो है वो रिवाज होता था, उसकी बेस पे जो है वो फैसले कर दिए जाते थे। इसी तरह जब आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ किस तरह से इवॉल्व हुआ, तो इसी तरह जो कस्टम्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड थे, ऐसे ट्रीटीज जो कि इंटरनेशनली जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, उन ट्रीटीज की वजह से, उन कस्टम्स की वजह से जो है वो इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व हुआ टाइम टू टाइम, becoming more structured with agreements like the Treaty of Westphalia 1648। तो जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे ना, इसके अंदर ट्रीटी ने आपकी जान नहीं छोड़नी है। ट्रीटी क्या है? ये ऑब्वियसली दो स्टेट्स के दरमियान, दो से ज्यादा स्टेट्स के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत जो है वो बाइंडिंग हो जाते हैं किसी चीज को करने के लिए। ठीक है, तो कहता जी एक मिसाल उसने दी है 1648 का ही एक ट्रीटी है, कहता उसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ जो है वो ज्यादा जो है वो मोर स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब आपने गूगल से जाके सर्च करना है इस ट्रीटी को और देखना है इसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ को किस तरह से जो है वो मजीद फोकियत हासिल हुई। अच्छा जी, कहता है इंटरनेशनल लॉ जो है वो किस चीज पे बेस करता है? इंटरनेशनल लॉ बेस्ड ऑन ट्रीटीज, कस्टम्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स। तो यानी जैसे आपने इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में चले जाए, पार्ट 2 में आ रहे हैं, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ा कि लॉ के जो है वो डिफरेंट सोर्सेज हैं। डिफरेंट सोर्सेज के अंदर आपने देखा लॉ के लीगल सोर्सेज को। लीगल सोर्सेज में आपने पढ़ा कि लॉ कम फ्रॉम लेजिस्लेशन, यानी आपकी पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर।
देन आपने कहा जी लॉ कम्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स, मतलब जुडिशियल डिसीजंस। देन आपने कहा लॉ कम्स फ्रॉम द कस्टम, ठीक है, और देन जो है वो एग्रीमेंट। तो इसी तरह जब इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ की कुछ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन तो मौजूद नहीं है, ना ही प्रेसिडेंट को खास रोल इस पे जो है वो रखते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इन द रिजीम ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो ट्रीटीज को दी जाती है, यानी डिफरेंट स्टेट्स के आपस में जो ट्रीटीज होते हैं वो जो है वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं, उनको बाइंडिंग नेचर का बनाया जाता है। थोड़ा सा मूव करें और इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस से कदम रख लें, ह्यूमन राइट्स लॉ में पार्ट 2 पढ़ के हैं आप। ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर आपने यूडीएचआर देखा था, आपने आईसीसीपीआर देखा था, यानी इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। यूडीएचआर में देखा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, 1948 का। आईसीईएससीआर में चले गए 1966 का, जिसमें इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स पढ़े। तो वो सारे क्या थे, वो ट्रीटीज थे, और वो किस तरह से बाइंडिंग थे, जिन जिन स्टेट्स ने उन ट्रीटीज को रेटिफाई किया हुआ था, उनको अप्रूव किया हुआ था, उन तमाम स्टेट्स पे वो वाले ट्रीटीज जो है वो इंटरनेशनल हैसियत से बाइंडिंग थे। इसी तरह आपका जो इंटरनेशनल लॉ है ये ट्रीटीज पे बेस करता है, और ट्रीटीज की वजह से ये बाइंडिंग होता है फॉर ऑल अदर नेशंस और स्टेट्स जिन्होंने इसको जो है वो रेटिफाई किया था। तो सबसे मेन जो थिंग है आपके इंटरनेशनल लॉ के अंदर, जिस पे इंटरनेशनल लॉ सारा का सारा बेस करता है, वो ट्रीटीज हैं, वो कस्टम्स हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल कस्टम्स, ठीक है, ये बात पल्ले में बांध लें। एंड लीगल प्रिंसिपल्स, कुछ लीगल प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हैं, वर्ल्ड वाइड उनको रिकॉग्निशन हासिल है, वर्ल्ड वाइड उनको इक्वल फुटेज, इक्वल रिस्पेक्ट हासिल है। वो लीगल प्रिंसिपल्स भी बेस है किसकी, इंटरनेशनल लॉ की। कहते हैं इट रिलायज ऑन म्यूचुअल कंसेंट एंड इन्फोर्समेंट थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जैसी इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इंटरनेशनल लॉ प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनेंस या इन मेंटेनिंग पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, रेगुलेटिंग डिप्लोमेसी, ट्रेड, ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल इश्यूज टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन वर्ल्ड वाइड। तो पूरी दुनिया में ट्रेड के मामले को स्मूथ बनाने के लिए, डिप्लोमेटिक मामला जो है उनको स्मूथ करने के लिए, आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं इंटरनेशनली, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर, ठीक है, इन सब चीजों को मेक श्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वर्ल्ड वाइड पीस को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल लॉ इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि जब आप दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं विद इन द कंट्री, तो उसको डील करने के लिए स्पेसिफिक लॉ आपके पास मौजूद है। तो इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जब दो स्टेट सामने सामने आ रही हैं, जब दो ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंटरनेशनल रैंक सामने आमने सामने आ रही हैं, तो उनके मामलात को देखने के लिए, उन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के लिए, दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए, और आपके दुनिया भर के ट्रेड के मामला को स्मूथ करने के लिए जो लॉ आपके काम आता है वो पाकिस्तान का लॉ नहीं है, वो इंडिया का लॉ नहीं है, वो यूएसए का लॉ नहीं है, वो ब्रिटिश के कवानीन नहीं है, वो चाइना का लॉ नहीं है, बल्कि वो इंटरनेशनल लॉ है। और अगर बात करें कि इंटरनेशनल लॉ किस चीज पे बेस करता है, तो इंटरनेशनल लॉ आपका बेस करता है ट्रीटीज पे, कस्टम्स पे, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे एटसेट्रा, ठीक है। होप सो थोड़ी बहुत बेस बन गई होगी। अब इंट्रो के बाद देख लेते हैं मीनिंग ऑफ लॉ, कि लॉ का एक्चुअली मतलब क्या है। ये तो आप पढ़ के भी आए हैं, सॉल्वमेंट की डेफिनेशन आपको पानी पानी होगी, इंग्लिश स्टूडेंट्स में अगेन चले जाए कि लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ पे एचएलए हार्ट की एक डेफिनेशन लिखी है, आपने पढ़ लेनी है। ऑस्टन की भी आप पढ़ के आए हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन व्हिच इंपोजेस सम ड्यूटी एंड बैक्ड बाय द सैंक्शन, ठीक है, वो भी डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आगे सॉल्वमेंट की दे दी है, वो देख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे आ रहे हैं, ये तो हमने पढ़ लिया सिंपली लॉ का क्या मतलब है। तो लॉ का मतलब जान लेने के बाद हम आएंगे कि अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब है। तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है, द लीगल सिस्टम गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशंस। तो ऐसा लीगल सिस्टम जो कि डिफरेंट जो नेशंस हैं उनके रिलेशनशिप्स को गवर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस लीगल सिस्टम को आप इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो अगर मैं थोड़ा नीचे चला रहा हूँ, स्टेट लेवल पे चला रहा हूँ, तो आई कैन से द लीगल सिस्टम यूज्ड
टू गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका नेशनल लॉ कहलाता है। तो इस नेशनल लॉ को इंटरनेशनल लॉ किसने बनाया, सिर्फ एक चीज ने, गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशंस। जब इंडिविजुअल्स से बात नेशंस पे चली गई, स्टेट्स पे चली गई, तो आपका वही लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा मीनिंग है। एक और मीनिंग है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वो आपने खुद देखना है रोजे की हालत में, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा अपना टाइम बचाऊं। देन है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओपनहाइम क्या कहता है, कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स। तो यानी ये सारा का सारा बेस कर रहा है कस्टम पे, ये सारा का सारा बेस कर रहा है कन्वेंशंस पे, ठीक है, विच आर कंसीडर्ड बाइंडिंग, कन्वेंशंस मतलब ट्रीटीज एटसेट्रा, ठीक है, which are considered binding on civilized states in their relations with each other। तो जब स्टेट्स जो है आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये वो ट्रीटीज हैं, ये वो कन्वेंशंस हैं, ये वो कस्टम्स हैं, ये वो रूल्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं कि ये उन स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग है, और वो स्टेट्स इन रूल्स को, इन ट्रीटीज को, इन कन्वेंशंस को जो है वो बाइंडिंग समझ के फॉलो करेंगी। सो दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। डेफिनेशन भी हो गई, मीनिंग भी हो गया इंटरनेशनल लॉ का। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, वी हैव हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कि इंटरनेशनल लॉ की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरह से हुई, मतलब कहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं आज के दौर में, किस तरह से आपके सामने मौजूद है। अच्छा जी, द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ डेट्स बैक टू द एंशिएंट सिविलाइजेशंस, बट इट बिकेम मोर स्ट्रक्चर्ड इन द 17th century with the Treaty of Westphalia in the year of 1648, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ। नोटेबल कंट्रीब्यूटर्स टू द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूड, सबसे पहले हुगो ग्रोइटस है, ठीक है, ये भी एक थिंकर है, इसको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के तौर पे भी जाना जाता है। इसने जो है वो इंटरनेशनल लॉ के रिजीम में बहुत ज्यादा रोल परफॉर्म किया है। लेटर ऑन वी हैव एमर डी वेटल, कहते हैं इसने इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ स्टेट्स। एक तो होता है आप पढ़ के आए हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही सोवरेनिटी का कंसेप्ट, तो वैसे अगर हम इस्लामिकली तौर पे देखें तो इस्लाम कहता है सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड अल्लाह इज अलोन, ठीक है, तमाम तर पावर जो है वो अल्लाह ताला के पास है। अब एक स्टेट कहलाने के लिए सोवरन होना बहुत जरूरी है, और सोवरन क्या है, सोवरेनिटी एक इक्तदार है, पावर है, जो कि उसको जो है वो अलग बनाती है, और उसको जो है वो इंडिपेंडेंट बनाती है, इनअलाइनेबल बनाती है, इंडिविजिबल बनाती है, कि ये वाली स्टेट अपने अंदरूनी और बैरूनी मामलात में आजाद है, किसी तरह का इस पर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये जो स्टेट का सोवरेनिटी का कंसेप्ट है ना, और तमाम तर स्टेट्स जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी सोवरेनिटी का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया, एमर डी वेटल ने, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये भी इंटरनेशनल लॉ में इसका भी जो है वो रोल है, ये भी एक थिंकर है। देन द यूनाइटेड नेशंस हैं, एस्टैब्लिश अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीस कीपिंग एटसेट्रा, इन सब का रोल है इंटरनेशनल लॉ में। ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो सबसे पहले है अर्ली प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स। तो मतलब शुरू में कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके पास जो है वो इंटरनेशनल लॉ भी मौजूद है, जिस तरह से लॉ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं था, कस्टम्स के तहत आप चलते थे। लेटर ऑन रोमन्स ने पैट्रिशियंस एंड प्लेबियंस को क्लास डिफरेंस को खत्म करने के लिए 12 टेबल्स बनाए। देन कॉर्पस जुरिस सिविल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, लॉज की कोडिफिकेशन स्टार्ट हो गई, लॉज जो है वो रिटन फॉर्म में आ गए। अब हर लॉ जो है वो लिखी हुई फॉर्म में आपके पास मौजूद था, क्लियर कट था, चीजें क्लियर थी। इसी तरह जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की, तो ये भी आपके पास क्लियर कट फॉर्म में कहीं पे भी मौजूद नहीं था, बल्कि आप जो है वो अर्ली प्रैक्टिसेस पे जो है वो बिलीव करते थे, कस्टम्स पे जो है बिलीव करते थे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मामला सुलझाते थे। ऐसे कस्टम्स जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होते थे, उन कस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए स्टेट्स के आपस के मामला आप डील करते थे। अच्छा जी, कहते हैं जी इन एंशिएंट टाइम्स ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स वर यूज्ड बाय द स्टेट्स एंड ट्राइब्स टू इंश्योर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। चले जाए वापस मैग्ना कार्टा के टाइम पे। मैग्ना कार्टा के टाइम पे क्या था कि लोग जो है वो रहते थे, और किंग के पास बहुत सारी पावर्स हुआ करती थी। किंग जो है वो सारी की सारी लोगों को कंट्रोल करता था, जो चाहता था करता था, अवाम को कोई इख्तियार हासिल नहीं था। इन सब चीजों को टैकल करने के लिए वी गोट मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, मतलब 1215। उसके अंदर क्या था,
एग्रीमेंट किया गया था। और एग्रीमेंट क्या किया गया था कि हम जो है वो आपस में पीसफुली रहेंगे और पीसफुल रहते हुए हम अपने अंदर किसी एक को ओबे करेंगे, किसी को अथॉरिटी देंगे और उसको ओबे करेंगे और बदले में उस अथॉरिटी से डिमांड करेंगे कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे तय की गई। इसी तरह उस टाइम पे लोग जो है वो अपनी पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए कि इकट्ठे रह सकें, पुरअमन तरीके से रह सकें, इसलिए वो डिफरेंट जो है वो ट्रीटीज मेक श्योर करते थे, डिफरेंट जो है आपस में एग्रीमेंट्स करते थे। वो ओरली भी हो सकते थे, वो रिटर्न भी हो सकते थे। वन ऑफ द टॉपेस्ट मैं अगर कहूँ कि मिसाके मदीना, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ जो मिसाक किया, ठीक है, तो वो भी इसी की एग्जांपल है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए वो भी किया गया था ना कि वो जो है वो मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मुसलमान जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जंग बंदी और कोई जंगे नहीं होगी, ये वो कोई खास अरसा के लिए, तो वो भी क्या था, एग्रीमेंट था, ट्रीटी था। ठीक है, तो इसी तरह लोग क्या करते थे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए डिफरेंट जो है वो ट्रीटीज एग्रीमेंट जो है वो बना लेते थे, ट्राइबल में रहते हुए, ट्राइब्स में रहते हुए एक्सेट्रा। कहते हैं अर्ली सिविलाइजेशंस लाइक मोसोपोटामिया, इजिप्ट एंड इंडिया एंगेज्ड इन डिप्लोमेसी एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो वो जब रह रहे होते थे आपस में, तो वो डिफरेंट जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट्स में एक्सेट्रा इन्वॉल्व होते थे। कहता द ग्रीक सिटी स्टेट्स फॉलोड कस्टमरी लॉज टू रेगुलेट इंटरेक्शंस। ठीक है, तो जो यूनानी थे उन्होंने अपनी जो सिटी स्टेट्स थी उनकी, उनको रेगुलेट करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए, उनमें कस्टम्स जो है वो उनके पास मौजूद थे। वाइल द रोमन एम्पायर की बात करें, देख लें अल्टीमेटली बात रोमन्स पे पहुंच गई है, जो मैं ऊपर भी बता रहा था कि the Roman Empire developed just gentium law of nations to govern the relations with non-Romans etc. ठीक है, तो ये सारी अर्ली जो है प्रैक्टिसेस जो है वो कस्टम्स पे बेस करती थी, ओरल एग्रीमेंट्स पे चलती थी चीजें, या रिटर्न एग्रीमेंट्स पे चलती थी। देन इसके बाद क्या हुआ, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी। इसके बाद रिलीजन का थोड़ा सा टच आया, ठीक है, मोरालिटी का थोड़ा सा टच आया इंटरनेशनल लॉ में। कहते हैं रिलीजियस प्रिंसिपल्स प्लेड अ की रोल इन शेपिंग लीगल सिस्टम्स। इस्लामिक लॉ यानी शरिया, हिंदू लॉ एंड क्रिश्चियंस डॉक्ट्राइन्स इन्फ्लुएंस्ड इंटरनेशनल लॉ रिलेशंस। द कैथोलिक चर्च कंट्रीब्यूटेड टू द मेडिवल यूरोपियन लीगल थॉट्स थ्रू कैनन लॉ, यानी चर्च का लॉ जो है उसको कैनन लॉ कहते थे। आप अगेन वर्ल्ड लीगल सिस्टम में चले गए, अगेन जो है वो सिविल एंड कॉमन लॉ की जो है वो हिस्ट्री पढ़े तो आपको वहां पे कैथोलिक चर्च के कैनन लॉज मिल जाएंगे। ठीक है, 18वीं सदी के। ठीक है, विच गाइडेड डिप्लोमेटिक एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। तो अब पहले सबसे पहली जो स्टेज है वहां पे कस्टम से आप काम ले रहे हैं, कस्टम के बाद जो है रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स जो है, क्रिश्चियन जो है अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हिंदूज जो है अपना कर रहे हैं, मुस्लिम्स का जो है वो अपना रोल इसमें आ गया। अब इससे नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलर्स। तो मतलब कस्टम के बाद और रिलीजियस इन्फ्लुएंस के बाद जो डिफरेंट टाइम के स्कॉलर्स गुजरे हैं, उन्होंने बड़ा फिर कंट्रीब्यूट किया इसमें। जैसे ऊपर 3 स्कॉलर्स का तो हम पढ़ के भी आए हैं, ग्रोइटस एटसेट्रा। ठीक है, फिर इन द 16th एंड 17th सेंचुरी लीगल स्कॉलर्स लाइक हुगो ग्रोइटस, जिसको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी बोला जाता है, लेट द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। तो आज का जो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ है इसकी फाउंडेशन हुगो ग्रोइटस ने रखी। हिज बुक डिजोर बेली एक पैसिक, ये लैटिन जो है वो टर्म्स हैं, इसको देख लीजिएगा, प्रोनाउंस ऐसे ही करना है, कोई और वे हो सकता है। ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस उसने लिखी, उसके अंदर जो है वो उसने इंटरनेशनल लॉ को मॉडर्नाइज वे में प्रेजेंट किया। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ एंड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स फॉर वॉर एंड पीस अमंग द स्टेट्स। मतलब स्टेट्स के दरमियान अगर वॉर होती है तो वॉर और पीस के मामला किस तरह से तय होने, ये सारा उसने अपनी बुक के अंदर लिखा। तो यहाँ से जो है वो इंटरनेशनल लॉ को जो है मजीद रिकॉग्निशन मिली। देन फोर्थ स्टेज जो थी वो था फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, यानी आज के दौर में तो वही अगेन आप चले जाएंगे 1648 में, वही ट्रीटी है आपके पास। ठीक है, तो वहां से आपका इंटरनेशनल लॉ जो है मजीद स्ट्रक्चर्ड हो गया। देन द 19th and 20th century saw the rise of international organizations like League of Nations and later the United Nations। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी, यूनाइटेड नेशंस बनी। तो ये इंटरनेशनल लेवल की अब ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके मामलात भी ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो उनको देखने के लिए आपको हेल्प आउट भी कौन करेगा, ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉ करेगा। तो ये इस तरह से आप इसकी जो है वो डेवलपमेंट दे सकते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज पे आपके जो है वो कस्टम्स एंड ट्रीटीज आ जाते हैं, सेकंड पे रिलीजियस इन्फ्लुएंस आ जाता है, थर्ड पे जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलर्स आ जाता है, और फोर्थ पे मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ आ जाता है। नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन इट्स स्कोप एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम डोमेस्टिक लॉ।
यानी इसकी ऐसी खसूसियाँ जिसके पास मौजूद हैं जो इसको डोमेस्टिक लॉ से अलग करती हैं। इट रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हाइल रिलाइंग ऑन म्यूचुअल कंसेंट एंड कोऑपरेशन। तो आपका जो स्टेट का लॉ होता है वो दो लोगों के आपस में मामला सॉर्ट आउट कर रहा होता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट्स हैं, उनके आपस में जो मामला हैं उनको कोऑपरेशन के साथ जो है वो डील करने की बात कर रहा है। सबसे पहले है नॉन कोर्सिव नेचर। ये फोर्सफुली नहीं होता। जैसे पाकिस्तान पिनल कोड है, फोर्स है, मतलब किसी ने अगर को गलत किया तो उसको जेल में डालो, इतने साल की सजा दो, देन ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोर्सिव मेजर्स नहीं होती, कोऑपरेशन के साथ मामला जो है वो डील किए जाते हैं। एडीआर आप पढ़ के हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, तो उसके अंदर पीसफुल वेज जो है, यानी आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, मीडिएशन है, ये सारे वेज इस्तेमाल किए जाते हैं स्टेट्स के आपस में झगड़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हर टाइम ये नहीं होता। आगे जाके आप कोर्सिव मेजर्स भी पढ़ेंगे, जहां पे अगर कोई बात नहीं आ रही है स्टेट तो उसमें पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आगे देखेंगे। नंबर 2 पे है बाइंडिंग बट फ्लेक्सिबल। इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग तो है और साथ ही साथ जो है वो फ्लेक्सिबल भी है। स्टेट्स जो है कोऑपरेशन के साथ इसके मामला चला सकती हैं। ये ना बंद हो जाएगा लेक्चर, हमारा सारा खराब हो जाएगा, तो क्यों ना 2 से 4 मिनट का स्टे ले लें और देन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रहता थोड़ा ही है, इसको बंद करेंगे। जी, तो हम पढ़ रहे थे कि वो कौन से फीचर्स हैं नेचर वाइज के जो कि इंटरनेशनल लॉ को डोमेस्टिक लॉ से जो है वो अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नॉन कोर्सिव नेचर। जब आप स्टेट लॉ की बात करेंगे, डोमेस्टिक लॉ की बात करेंगे, तो उसमें कोर्सिव नेचर होगी, आपको जो है वो बाउंड किया जाएगा। लेकिन आपके जो इंटरनेशनल लॉ है वो नॉन कोर्सिव नेचर का होता है। देन बाइंडिंग बट फ्लेक्सिबल, कि मतलब आपकी जो स्टेट्स हैं वो जो है वो उन पे बाइंडिंग तो होता है इंटरनेशनल लॉ, लेकिन इन फ्लेक्सिबल नेचर। कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स बट इट्स एप्लीकेशन कैन बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो अप्लाई करना है इंटरनेशनल लॉ ने ऑन डिफरेंट स्टेट्स, वो एप्लीकेशन जरा फ्लेक्सिबल हो सकती है। स्टेट्स पे कुछ ज्यादा जो है वो पाबंदियां मुसल्लत नहीं की जाती, बल्कि कोऑपरेशन के साथ जो है इसको फॉलो करवाया जाता है। नंबर 3 पे है बेस्ड ऑन कंसेंट। तो ये आपकी स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट एग्रीमेंट्स के थ्रू, डिफरेंट ट्रीटीज के थ्रू खुद रेटिफाई करती हैं और देन उसको जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल मैं समझाता हूँ। पाकिस्तान है, यूडीएचआर को हमने जो है वो रेटिफाई किया हुआ है, आईसीसीपीआर को रेटिफाई किया है, आईसीईएसईआर को रेटिफाई किया है। तो वो हमारी अपनी कंसेंट पे बेस करता है, यानी हमने अपनी कंसेंट के साथ, अपनी विल के साथ जो है वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया हुआ है। इंटरनेशनल लॉ हम पे मुसल्लत नहीं किया गया, ये है। अगर स्टेट्स एग्री टू फॉलो इंटरनेशनल लॉ थ्रू ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एंड पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूएनओ का पार्ट अगर हम हैं तो अपनी कंसेंट से हैं, किसी ने हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगाई कि आप जो है लाजमी तौर पे यूएनओ का पार्ट बने। नो स्टेट इज फोर्स टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ अनलेस इट हैज कंसेंटेड ईदर एक्सप्लिसिटली और थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, तो देन हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड लॉज। देन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हार्ड लॉ की अगर बात करें तो कहता है इट इंक्लूड्स बाइंडिंग लीगल रूल्स लाइक ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस व्हिच स्टेट्स मस्ट फॉलो। और अगर सॉफ्ट लॉ की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑन ऑफ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स लाइक डिक्लेरेशन एंड रेजोल्यूशन दैट इन्फ्लुएंसेस स्टेट बिहेवियर बट डू नॉट हैव डायरेक्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। तो मतलब वन ऑफ द फीचर ये भी है कि ये मिक्सचर होता है हार्ड एंड सॉफ्ट लॉज का। कुछ जो है वो हार्ड लॉज बनाए जाते हैं जिनको आपने मस्ट फॉलो करना है, जो कि आप पे बाइंडिंग है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि फ्लेक्सिबल नेचर की हैं, आप ना भी फॉलो करें तो मसले वाली बात कोई नहीं। तो ये कुछ जो है वो इसकी खसूसियात हैं जो कि इसको अलग करती हैं डोमेस्टिक लॉ से। अब प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? कहता है इंटरनेशनल लॉ is guided by fundamental principles that ensure order, fairness and cooperation among the states। वो कौन कौन से प्रिंसिपल है? सबसे पहले है सोवरन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स। तमाम तर जो स्टेट्स हैं, रिगार्डलेस कि उनका साइज ज्यादा है कम है, रिगार्डलेस कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है कम है, रिगार्डलेस कि वो स्टेट पावरफुल है या वीक है, तमाम स्टेट्स को इक्वल फुटेज पर ट्रीट किया जाता है। इक्वली जो है वो सबको स्टेटस दिया जाता है, सब जो है वो इक्वल समझी जाती हैं, सबकी सोवरेंटी जो है वो उसको मेक श्योर किया जाता है। नंबर सेकंड पे जो प्रिंसिपल है वो है नॉन इंटरवेंशन, यानी कोई एक स्टेट किसी दूसरी की स्टेट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती है, इंटरवेंशन नहीं कर सकती है। तमाम तर स्टेट जो है वो सोवरन है, अंदरूनी और बैरूनी तौर पे सोवरेंटी उनको हासिल है, कोई किसी के मुदाखलत में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये भी इंटरनेशनल लॉ का एक प्रिंसिपल है।
देन है पेक्टा संट सरमंडा। पेक्टा संट सरमंडा से मुराद है एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। तो जो एग्रीमेंट आपने कर लिया है, जो चीजें आपने रेटिफाई कर ली हैं, उनको अब आपने वो ऐसे ही हैं जैसे आपने ग्लोबल प्रॉमिस किया है कोई, उनको आपने निभाना है, उनको आपने जो है फुलफिल करना है। The states are required to honor their treaties and agreements in good faith. This principle ensures that international commitments are respected, promoting trust and stability in global relations. तो अगर आपने UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ICCPR, ICESCR को अगर रेटिफाई किया है, तो अब आपने उनको उन एग्रीमेंट्स को पूरा भी करना है और अपने मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा करने हैं कि उनकी प्रोविजंस को सेटिस्फाई किया जा सके। देन है प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स। वन ऑफ द प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ का ये है कि ये यूज ऑफ फोर्स को प्रोहिबिट करता है, यूज ऑफ फोर्स को जो है वो डिस्करेज करता है कि आपने यूज ऑफ फोर्स नहीं करना, बल्कि कोऑपरेशन के साथ और म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ और स्टेट्स की कंसेंट के साथ जो है मामलात हल करने। और लास्ट पे जो इसका प्रिंसिपल है मेन, वो है रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ICCPR, ICESCR, ये सारे वो एग्रीमेंट्स हैं, चार्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करते हैं। तो ये भी बिल ऑफ राइट्स का, सॉरी, इंटरनेशनल लॉ का वन ऑफ द प्रिंसिपल है। तो ये 5 प्रिंसिपल देख लिए। अब आपके क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है और आखिरी पार्ट है, वो है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कि इंटरनेशनल लॉ बेस किस चीज पे करता है। वैसे इनको हमने आगे इन डिटेल अलग अलग नोट भी तैयार करना है, इस पे सिर्फ 5 मिनट है। तो सबसे पहले जिस चीज पे बेस करता है वो है ट्रीटी लॉ। तो मैं स्टार्ट में ही आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल लॉ आपका किस पे बेस करता है, ट्रीटीज पे करता है बेस। यानी डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो आपस में जो भी ट्रीटीज साइन करती हैं, एग्रीमेंट साइन करती हैं, वो जो है वो दूसरी स्टेट्स पे जो है वो कलकला बाइंडिंग समझे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपने मामला तय करने होते हैं। तो ट्रीटीज आर द फॉर्मल एग्रीमेंट्स बिटवीन द स्टेट्स। मतलब ये स्टेट्स के दरमियान एग्रीमेंट्स हैं जिनके तहत स्टेट्स जो है वो बाइंड हो जाती हैं कि उन्होंने ये मामला आपस में इस तरह से करने हैं। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। ये कुछ ट्रीटीज हैं जो कि बाइंडिंग है। देन सेकंड बेस जो है इंटरनेशनल लॉ की, वो आपका कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है। यानी आपके ऐसे कस्टम्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो उस पे आपका इंटरनेशनल लॉ बेस करता है। कहते हैं कस्टमरी लॉ कम्स फ्रॉम द लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस दैट स्टेट कंसिस्टेंटली फॉलो बिकॉज दे बिलीव दीज प्रैक्टिसेस आर लीगली रिक्वायर्ड। जैसे कस्टम में आप पढ़ के आए हैं, 100 साल से, 200 साल से, 400 साल से कंटिन्यूटी के साथ आप एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपका एक कस्टम कहलाती है। एग्जाम्पल इंक्लूड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंड द प्रोहिबिशन ऑफ जेनोसाइड एटसेट्रा। ये कस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। इस पे आपका इंटरनेशनल लॉ बेस करता है। थर्ड पे जो आपके पास चीज है वो है जनरल प्रिंसिपल। ये हमने इंट्रो में भी पढ़ा था। कुछ जनरल प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे कि गुड फेथ है, जस्टिस है, फेयरनेस का प्रिंसिपल पूरी दुनिया में जो है वो इक्वली रिकॉग्नाइज्ड है, जस्टिस इंसाफ का प्रिंसिपल पूरी दुनिया में उसको इक्वली रिस्पेक्ट हासिल है, गुड फेथ पूरी दुनिया में इक्वली जो है उसको रिस्पेक्ट हासिल है। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर जो है इंटरनेशनल लॉ बेस करता है। नंबर 4 पे आपके पास जुडिशियल डिसीजंस एंड लीगल राइटिंग्स हैं। आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, कानूनदान हैं, वो जो डिफरेंट लॉज के ऊपर अपनी ओपिनियंस शो करते हैं, डिफरेंट राइटिंग्स जो है वो लिखते हैं। जैसे आपकी राइटिंग्स फ्रॉम द लीगल स्कॉलर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग एंड शेपिंग लीगल प्रिंसिपल्स। तो इस पे भी आपका इंटरनेशनल लॉ बेस कर रहा होता है। जैसे आपकी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ले लें, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ले लें, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट थिंकर्स की रिकॉग्नाइज्ड बुक्स ले लें जो कि इंटरनेशनली जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो, तो उस चीज पे आपका इंटरनेशनल लॉ जो है बेस करता है। देन स्टेट सोवरेनिटी एंड कंसेंट है। कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्टेट्स आर सोवरन। तमाम स्टेट सोवरन है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, चाहे साइज ज्यादा है, कम है, पावरफुल है या वीक है, रिगार्डलेस ऑफ दैट तमाम स्टेट्स जो है वो सोवरन है एंड मस्ट कंसेंट टू द लीगल रूल्स। नो स्टेट इज बाउंड बाय इंटरनेशनल लॉ अनलेस इट एग्रीज टू। मतलब किसी स्टेट को आप फोर्सफुली नहीं बाउंड कर सकते कि तुमने जो है वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना ही करना है, अनलेस अनटिल वो स्टेट खुद अपनी कंसेंट शो नहीं करती कि मैं जो है इन प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। इधर एक्सप्लिसिटली यानी ट्रीटीज के थ्रू और इम्प्लिसिटली यानी सिंपली उनके कस्टम्स जो है उनको अगर फॉलो करें तो ये डिफरेंट तरह की हमने बेसिस पढ़ ली। यहाँ तक हमने पढ़ा क्या है, इंटरनेशनल लॉ होता क्या है, उसकी डेवलपमेंट, जिसमें हमने पढ़ा कि कस्टम सबसे इनिशियल स्टेज पे, लेटर स्टेज पे हमारे पास जो है वो आ गया था, ट्रीटीज आ गए, देन जो है वो रिलीजियस इन्फ्लुएंस आ गया, देन डिफरेंट जो थिंकर्स हैं उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया,
देन मॉडर्न जो इंटरनेशनल लॉ है उसको हमने पढ़ लिया, जिसमें आपका ट्रीटी आता है 1648 का। देन हमने इसके कुछ जो है वो देखी, करेक्टरिस्टिक्स देखी जो इसको डोमेस्टिक लॉ से अलग बनाती हैं। कुछ प्रिंसिपल्स देखे जिन पे आपका इंटरनेशनल लॉ जो है वो बेस करता है। देन कुछ बेसिस देखी इसकी, जिसमें ट्रीटी था, कस्टम था, आपके जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स थे, जैसे गुड फेथ है, जस्टिस है, फेयरनेस है। देन जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर इंटरनेशनल लॉ बेस करता है, और लास्ट में स्टेट सॉवरेनिटी एंड कंसेंट है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आपने जो है वो खुद देखनी है, ये वैसे पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, एडिशनल हमने चीजें ऐड की हैं, 2 से 4 पॉइंट्स हैं, आप खुद देखेंगे हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो भी बंद होने वाली है और लेक्चर ऑलरेडी तकरीबन आधे घंटा हो गया है, तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स फिर नहीं सुनते लेंथी वीडियो। तो ये 2 से 4 पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंस के, इनको आपने देखना है। और देन चैलेंजेस इंटरनेशनल लॉ के आज के दौर में क्या क्या आ रहे हैं वो आपने देखना, और देन कंक्लूजन है। तो ये था हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन। ये किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि लेटेस्ट आउटलाइन में ये फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इस पे क्वेश्चन हमने बनाया है। इसको आपने एज इट इज तैयार करना है। इंटरनेशनल लॉ के बाकी लेक्चर्स भी इसी तरह इंशाल्लाह सीरीज वाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।